Hi students, welcome to Adda NEET channel. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक नया चैप्टर जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं थॉरली बोलूँ कि यार आपको फिजिक्स में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आएगी ना, वो दो ही चीज़ों की वजह से आएगी. अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स कमज़ोर है, यानी कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कमज़ोर है, या फिर आपका वेक्टर्स चैप्टर कमज़ोर है. तो बेटा मैं आपके बेसिक्स पर काम करने आ गई हूँ. वेक्टर्स चैप्टर को बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाली हूँ. आज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, टाइप्स क्या होता है. तो आपको बने रहना है अड्डा नीट चैनल के साथ. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ. आपके बेटा आपको मेरे हर लेक्चर में एक दिन का थॉट जरूर मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना लेक्चर को बहुत इंपॉर्टेंट है ना. और बेटा एंड तक आपको बने रहना है, बिकॉज एंड में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया जाएगा और जिसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप सबसे इन द कमेंट सेक्शन. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ. द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे. आज अपना बेस्ट दीजिए यार, टुमारो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा. कल की चिंता नहीं करनी है यार, आज अपना 100% देना है. आगे आने वाले पेपर में आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी वो किस पे डिपेंड करेगा. अगर आप आज अपने आप को एकदम जोरों शोरों से प्रिपेयर करने के लिए जूझ जाएंगे, है ना, एकदम यार उसमें लग जाएंगे, बिल्कुल भी सोचना नहीं है यार कि ये फिजिक्स सब्जेक्ट हमारे बस का नहीं है, अपन बायोलॉजी कर लेंगे, केमिस्ट्री कर लेंगे, फिजिक्स को थोड़ा वीक रख लेंगे. बेटा नीट में सिर्फ क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करना है या फिर सीट होल्ड करनी है. इसमें अंतर किस चीज का होता है ना, इसमें अंतर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का होता है. अगर आपकी फिजिक्स बढ़िया हो गई तो पक्का से अच्छी सीट सिक्योर हो जाएगी, बट अगर फिजिक्स वीक है तो आपकी सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वालिफाई हो पाएगा नीट का एग्जाम, बट सीट नहीं मिल पाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में. ठीक है. सो फिजिक्स से डरना नहीं है यार, हम सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीके से. तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिल्कुल बेसिक चीज से कि वेक्टर्स कौन सी चीज में आते हैं. अगर मैं सिंपल पूछूं तुमको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी. एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट. अभी अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है, राइट, मैं इस पानी को मेजर कर सकती हूँ, मुझे पता है कि कितने ml की बॉटल है, उस हिसाब से मुझे पता है कि इसमें कितना पानी है. सिमिलरली बेटा अगर हम बात करें और ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की, तो दैट इज टेम्परेचर. अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं कि अगर आपको देखो, एक तो तरीका है कि प्रॉपर्ली हम किसी मेजरिंग डिवाइस से टेम्परेचर को मेजर कर सकें, और दूसरा क्या है, एकदम मम्मी शू चटाक से ऐसा टेम्परेचर तुम्हारा हाथ लगाकर देखे और बता दे कि भाई तुम्हारा इतना टेम्परेचर है. बट वो जो टेम्परेचर मम्मा बताएंगी वो एक्यूरेट थोड़ी हो सकता है बेटा, है ना. उसके लिए हमें कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे हम एक्यूरेट मेजर करके बता सके कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है. सो द फिजिकल क्वांटिटीज जो मेजर कर सकते हैं, जिनको हम उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं. ठीक है. जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब चीजें हम मेजर कर सकते हैं. ये कैटेगरी किसके अंडर आती है बेटा, फिजिकल क्वांटिटी के अंडर आती है. ठीक है. अगर हम बोले कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते. मेरा तुम लोगों के लिए प्यार, तुम लोगों का नीट के लिए डेडिकेशन, ये सब चीजें हम मेजर नहीं कर सकते हैं. ठीक है. दीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज. किसी के लिए प्यार, किसी के लिए अफेक्शन, किसी के लिए हेट्रेड, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं. अगर हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, यार आई लव यू सो मच, बट उसको हम बता सकते हैं कि मैं तुझे 1 kg प्यार करता हूँ या मैं तुझको 2 kg प्यार कर सकता हूँ, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना. सो लव इज नॉट मेजरेबल. ठीक है. एंगर इज नॉट मेजरेबल, हंगर इज नॉट मेजरेबल. यार हम कितने भूखे हैं, हमको कितनी भूख लगी है, तो हम ऐसा ही बता सकते हैं यार मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है. ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि मुझे 2 प्लेट चावल जितनी भूख लगी है. ठीक है. दैट इज नॉट मेजरेबल. ठीक है. आई होप कि आपको मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज के बारे में पता चल गया है. तो हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो किस पे रहता है साइंस में,
फिजिकल क्वांटिटीज पे, यानी कि जो क्वांटिटीज मेजरेबल हैं। बेटा वो फर्दर दो टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज स्केलर्स एंड द सेकंड इज वेक्टर्स। स्केलर्स आज तक हम पढ़ते आ रहे थे, वेक्टर्स जो है वो नई चीज है हमारे लिए, ठीक है, कई कई स्टूडेंट्स के लिए नई चीज है। कई स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं नीट एग्जाम के लिए, जो अभी 12th में हैं या फिर जो अभी 11th में आए हैं, बेटा ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, ठीक है। चलिए वेक्टर्स की अगर हम बात करें, स्केलर्स की अगर हम बात करें, टू अंडरस्टैंड अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर्स ना हमको दो चीजों का पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी दो चीजें? एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है। इन दो चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड इज डायरेक्शन, तभी हमको स्केलर एंड वेक्टर्स के बारे में समझ आएगा। चलिए लेट्स सी व्हाट इज मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड में बेटा अगर मैं सिंपली बोलूं, ऐसी चीज जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज मेजरेबल है, उसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड पार्ट, ठीक है। मैग्नीट्यूड पार्ट में भी फर्दर दो चीजें होती हैं, एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। देखो सिंपल भाषा में बता रही हूं, अभी हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं अबाउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है यूनिट, ठीक है। इन दोनों चीजों को कंबाइंड हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं ये कितनी बॉटल्स आपके सामने पड़ी हैं, आप इसको काउंट कर लोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या सिर्फ ये 9 हम इसको मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं? बोलो, क्या हम इस 9 को सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं? क्या आई कैन से दिस 9 इज एज मैग्नीट्यूड? बताइए। अगर मैं बोलूं कि आपके पास मैग्नीट्यूड में एक्चुअली कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो बेटा इट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अ नंबर एंड स्पेसिफाइड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? अगर मैं बात कर रही हूं कि मैं जा रही हूं 5 मीटर पर सेकेंड से, मेरी स्पीड है 5 मीटर्स पर सेकेंड, बेटा 5 मीटर्स पर सेकेंड, ये टोटल क्या है? मैग्नीट्यूड। ये टोटल क्या है? मैग्नीट्यूड। इस टोटल मैग्नीट्यूड में से ये 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड ये मीटर्स पर सेकेंड क्या है बेटा जी? इट इज यूनिट, ठीक है, इट इज यूनिट। सो दिस 10 kg 8 न्यूटन, इसमें बेटा ये 10 क्या है? इट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और नंबर, ठीक है। केजी क्या है? यूनिट। अब ये 10 kg कंबाइंड साथ में जब हमने लिखा तो वो क्या बना? वो बना मैग्नीट्यूड। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे बोलते हैं मैम 10 इज मैग्नीट्यूड, मैम दिस 8 इज मैग्नीट्यूड। नो, दिस 10 and 8 इज नॉट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दो चीजें होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देखिए हेयर 10 इज अ नंबर एंड kg इज अ यूनिट। सिमिलरली 8 न्यूटन, 8 इज अ नंबर एंड न्यूटन इज व्हाट? न्यूटन इज यूनिट, ठीक है। अब इस 8 और न्यूटन को कंबाइन में क्या बोलूंगी? दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स। अब आपको पता है न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स ओनली ना, है ना। सो दिस 8 न्यूटन इज व्हाट? दिस 8 न्यूटन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बट इसी 8 न्यूटन यानी कि फोर्स का अगर मैं बोल दूं दिस 8 न्यूटन अलोंग नॉर्थ साइड, अलोंग साउथ साइड, अलोंग ईस्ट साइड, अलोंग वेस्ट साइड, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी डायरेक्शन ऑल्सो। मतलब हमको वहां पे डायरेक्शन भी बता दिया गया। बट यहां पर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सिर्फ और सिर्फ 8 न्यूटन की। 8 न्यूटन में 8 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड न्यूटन इज अ यूनिट, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट कंबाइंड इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है, इट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट आ जाइए। अब ये एग्जाम्पल मैं हर बार अपने हर स्टूडेंट को देती हूँ जब भी मैं ये चैप्टर वेक्टर्स पढ़ाती हूँ। दिस इज व्हाट? यहाँ पे आपके पास 3 जगह हैं, ठीक है। एक है साइबर टावर्स, एक है JNTU, एक है कुकटपाली, ठीक है, कुकटपैली।
तो आपके पास ये 3 जगह है। अब आपको अगर मैं बोलूं कि साइबर टावर से जाना है यहाँ, लेट इट बी फर्स्ट, लेट इट बी सेकंड प्लेस, लेट इट बी थर्ड प्लेस, ठीक है, आपको फर्स्ट से थर्ड प्लेस में जाना है, ठीक है, फर्स्ट से थर्ड प्लेस में जाना है। अगर मैं पूछूं टोटल डिस्टेंस बिटवीन द साइबर टावर्स एंड, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड जगह में कितना टोटल डिस्टेंस है बेटा, आप यहां से चले, यहां से चले, यहां पे पहुंचे, ये टोटल डिस्टेंस आ गया, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। आप सोच के देखो, डिस्टेंस इज व्हाट, डिस्टेंस इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मैं यहां से यहां जाना चाहती हूं तो मैं ऐसे भी जा सकती हूं, 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 मैं ऐसे भी जा सकती हूं। तो कोई भी रास्ता ले सकती हूँ बेटा, कोई भी रास्ता ले सकती हूँ। जौन सा रास्ता लूंगी उसका डिस्टेंस अलग अलग आता जाएगा। बोलो, डिस्टेंस तो कुछ भी आ सकता है ना, डिस्टेंस तो यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे गए। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें बेटा, हम मान के चले कि डिस्टेंस कितना है इन दोनों जगह के बीच में, 10 किलोमीटर का है, ठीक है। हम जो यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं, हमने देखा कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आया, जो सा भी हमने पाथ लिया। लेट अस सपोज करो मैं इस पाथ से चली और मेरे पास डिस्टेंस क्या आया, 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर। अब इस 10 किलोमीटर में बेटा ये 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये किलोमीटर क्या है, यूनिट है, ठीक है। 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ इट। तो मैं बोल सकती हूँ ये 10 किलोमीटर इज द मैग्नीट्यूड पार्ट। बताओ, कैन आई राइट इट एज मैग्नीट्यूड पार्ट, राइट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, देयर इज नो डायरेक्शन, उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। जस्ट रीड द डेफिनेशन आई हैव रिटन फॉर यू, दैट फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट आर कॉल्ड एज व्हाट, स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि बेटा जी स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्केलर क्वांटिटीज में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। देयर इज नो डायरेक्शन इन द स्केलर क्वांटिटीज, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा जी, मैग्नीट्यूड होता है। अब उस मैग्नीट्यूड में फर्दर क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट होता है, ओके। अब देखिए, अब जब मैं जा रही थी फर्स्ट से थर्ड पोजीशन पर, फर्स्ट से थर्ड जगह पर, बेटा क्या मैंने डायरेक्शन की बात करी कि मैं इस जगह से इस जगह पे पहले नॉर्थ जाऊंगी, फिर ईस्ट जाऊंगी, फिर वेस्ट जाऊंगी, फिर यहाँ पे पहुंचूंगी? नहीं, मैंने डायरेक्शन की तो कोई बात ही नहीं करी। सो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती ही नहीं है तो उनको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे, नेक्स्ट चलिए आगे, चलिए अब हम फाइंड करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोलो, शाबाश, एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्प्लेसमेंट? What do you understand by the term displacement? Everybody write in the chat box, displacement क्या होता है? Displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance, है ना। जब मैं फर्स्ट जगह से थर्ड जगह पर जाना चाहती थी, फर्स्ट जगह से थर्ड जगह पर जाना चाहती थी, तो बेटा ये रेड वाला क्या है, रेड वाला इज डिस्टेंस, बट दिस ब्लू वाला इज व्हाट, दिस ब्लू वाला इज डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मैं इस दिशा में जा रही हूं, कैसे स्पेसिफाई किया है देखो, 10 किलोमीटर अगर मैं नॉर्थ चलूंगी, 10 किलोमीटर अगर मैं नॉर्थ चलूंगी फर्स्ट पोजीशन से, तो मैं थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाऊंगी और दिस विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। आप ध्यान से देखना, इसके पास 10 क्या है, व्हाट इज 10 है, बोलो जल्दी से, शाबाश। यहाँ पे 10 क्या है, 10 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोमीटर क्या है बेटा जी, यूनिट है, किलोमीटर इज द यूनिट। एंड नॉर्थ क्या है, नॉर्थ इज द डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ इज द डायरेक्शन। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड में दो चीजें आ जाएंगी फर्दर, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, एंड डायरेक्शन इज समथिंग सेपरेट। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो, यूनिट भी हो, डायरेक्शन भी हो, उस क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। बट यहां पर मैं एक एक्सक्लेमेटरी मार्क मार के आपको ये पूछना चाहती हूं कि क्या सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशंस रिक्वायर्ड है?
कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन ही एक्स्ट्रा होनी चाहिए तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? क्या ऐसी सारी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है दे आर टर्म्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज? द आंसर इज नो। देयर आर एक्सेप्शनल क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज नहीं बोलते। अभी हम उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, बट अब भी हम इनिशियली क्या पढ़ रहे हैं कि आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट और डायरेक्शन है, तो बेटा हम डिस्प्लेसमेंट, वी नो द डिस्प्लेसमेंट, है ना, हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वी कैन राइट हियर एज डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं हम कैसे लिख सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। बेटा ये क्या है? नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है? फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल दिस पार्ट एवरीबडी सीसी है, क्रिस्टल क्लियर है टिल दिस पार्ट? एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? एवरीबडी क्रिस्टल क्लियर टिल दिस पार्ट? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, सो स्केलर क्वांटिटी बेटा जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी तो उसको स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जांपल्स आपके सामने है, लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, मास। आपको पता है टाइम अब चल रहा है, टाइम आगे जा रहा है। 4:30 अपनी क्लास स्टार्ट हुई, अभी अगर हमारा 10 मिनट निकल चुका है तो बेटा टाइम अपना आगे जा रहा है। अब टाइम को ऐसा थोड़ी है कि मेरे यहाँ पर जो टाइम है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, आपके वहाँ का टाइम जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है, और आपके घर वाले जहाँ पे बेटा कहीं गए हैं बाहर तो वहां पे टाइम कहीं और जगह जा रहा है। ऐसा तो नहीं है, टाइम के पास कोई डायरेक्शन तो नहीं है। सिमिलरली लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम वॉल्यूम के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सो दे आर व्हाट? दे आर स्केलर क्वांटिटीज। ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं। अगर वहीं पर हम बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज कैसे लिख सकते हैं बेटा? देखो, अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस। जिसके पास दोनों के दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, has magnitude and a specific direction. Situation where magnitude and direction both are required is known as vector quantity. But again, I will like to pause here and tell you one important point that this condition कि अगर कोई क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है तो ये चीज सिंपली ये चीज उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनाता। दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, इसका मतलब अभी कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी समझाती हूँ बेटा कि इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ इस पे। चलिए आगे चलते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल लिख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल दी है चैट बॉक्स में, लिखो बाकी की। एक एग्जांपल तो वेलोसिटी हो गया वेक्टर क्वांटिटी की, बाकी एग्जांपल्स बताओ क्या आ जाएगा? बाकी एग्जांपल्स बताओ क्या आ जाएगा? बोलो, बाकी एग्जांपल्स दो वेक्टर क्वांटिटी की, क्या आ जाएगा? चलिए वेरी गुड। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क। ठीक है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, वेलोसिटी ऑल आर व्हाट? वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि इन सबके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और एक और चीज है, वो क्या मैम? ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, बट साथ के साथ उनको एक और चीज का ध्यान रखना पड़ता है। उन क्वांटिटीज को एक और रूल को फॉलो करना पड़ता है। उनकी एडिशन के लिए पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करना पड़ता है या फिर ट्रायंगल लॉ को फॉलो अप करना पड़ता है। ये क्या बोलते हैं मैम? ये इंपॉर्टेंट पेज है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स में बहुत सारे बच्चे ये छोड़ देते हैं, ये पढ़ते नहीं हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको अपने कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है। देखिए बेटा, नेसेसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। मैग्नीट्यूड है सिंपल तो स्केलर, मैग्नीट्यूड है सिंपल तो स्केलर। मैग्नीट्यूड में कितनी चीजें? दो।
एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक साथ में यूनिट, कंबाइंड इसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमारे पास डायरेक्शन भी आ गई, हम इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। वेक्टर क्वांटिटी फॉर श्योर कौन सी होगी? जिसके पास ये चीज भी होगी। ये क्या है? देखो, अगर कोई क्वांटिटी फॉलो करती है वेक्टर अलजेब्रा को फॉर देयर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में और डिटेल में करने वाले हैं, तो बेटा उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसको और ज्यादा डिटेल में करवाती हूँ। देखो सुनो, करंट के बारे में सबने सुना होगा, जिसने नहीं भी सुना कभी ना कभी तो आगे सुनोगे ही ना। अगर आप अभी 11th में आए हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप 12th में जाओगे तो करंट के बारे में पढ़ोगे, बट आप 9th-10th में अगर मैं बात करूं तो आप करंट का बेसिक तो पढ़ के आए हो। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या रहती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैं बोलूंगी करंट कैसे फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। अगर मैं बोल रही हूँ 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बेटा 5 न्यूमेरिकल वैल्यू, एम्पियर यूनिट, 5 एम्पियर क्या बन गया? मैग्नीट्यूड पार्ट, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है यानी कि डायरेक्शन। अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो डायरेक्शन क्या आ गई इसकी? O टू A फ्लो कर रहा है, O टू A फ्लो कर रहा है। बट एक चीज का ध्यान दें कि करंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई एक्सेप्शनल हो गया। अगर किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी साबित करना है तो मैं बोल चुकी हूं कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होना ही सिर्फ और सिर्फ सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि उसको, वो क्वांटिटी को जिसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, उसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो अप करना पड़ेगा। अभी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आगे आने वाली क्लासेस में हम डिटेल में करेंगे। अगर मैं इधर बेसिक्स आपको बताना चाहूं, बेटा अगर हमारे पास इस ब्रांच से करंट आ रहा है 2 एम्पियर, इस ब्रांच से करंट आ रहा है 3 एम्पियर, हम यहां पर जब गए तो हम टोटल करंट कितना लिख लेंगे? बोलो, हम टोटल करंट कितना लिख लेंगे? 2 + 3 = 5 एम्पियर। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि यहाँ इस ब्रांच से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इस ब्रांच से आ रहा है 3 एम्पियर करंट, तो इधर से टोटल करंट कितना गया? 5 एम्पियर। अब इस टाइम पर लेट अस सपोज इनके बीच में एंगल कुछ था θ1, यहाँ पर इनके बीच में एंगल कितना है? θ2। बेटा अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम इन दोनों करंट्स को ऐड कर रहे हैं, क्या हम इन दोनों के बीच में कुछ एंगल देख रहे हैं कि कितना है? यहां पर एंगल कुछ और था, यहां पर एंगल कुछ और था, बट सम करके तो हमको 5 एम्पियर ही मिला, राइट? यानी कि ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज में आपके पास हमेशा जब आप एडिशन करते हो तो बेटा 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उस पे आपका सम डिपेंड करता है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सब करवाऊंगी इन डिटेल में। अभी सिर्फ एक बेसिक चीज बता रही हूं कि किसी भी क्वांटिटी के पास अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाए। एग्जांपल एक्सेप्शनल इज व्हाट? करंट, ठीक है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, हियर वी हैव एन एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, अब मैंने आपको क्या बोला कि नेसेसरी कंडीशन क्या है बेटा वेक्टर के पास? कि उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन, नॉट सफिशिएंट। ओके, अब अगर मैं बोलूं कि O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक जाना है, O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक जाना है, तो मैंने इतना बड़ा एरो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने O पॉइंट से B पॉइंट पर जाना है तो मैंने इतना बड़ा एरो ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर O पॉइंट से किसी C पॉइंट पर जाना हो और वो इतना दूर हो तो मैं क्या इतना बड़ा एरो ड्रॉ कर सकती हूँ? बोलो। अगर मैंने O से किसी D पॉइंट पर जाना हो, वो भी बहुत दूर है, तो मैं क्या इतना बड़ा एरो ड्रॉ करके आऊंगी पेपर में? नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं वो
पीके आर्मी कहलाते हैं, ठीक है। अब पीके का फुल फॉर्म क्या है, फिजिक्स कॉर, बट उसका शॉर्ट फॉर्म बच्चों ने क्या बना लिया, पीके आर्मी। क्या बना लिया, पीके आर्मी, फिजिक्स कॉर आर्मी, ठीक है। अब बेटा आप पूरा तो नहीं ना लिख सकते इसको, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए, अगर मैं बोलूं कि मुझे ओ से लेकर ए तक जाना है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ओ ए के ऊपर आप जाएगी एक एरो, ठीक है। ओ ए के ऊपर आ जाएगी एक एरो। अब जहां से ये स्टार्ट हुई है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इसको एरो के हेड को हम बोलते हैं बेटा फाइनल पॉइंट। दिस इज व्हाट हेड, दिस इज व्हाट टेल, ठीक है। ये एरो क्या कहलाता है, हेड कहलाता है, ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है, ठीक है। दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। एंड फाइनल पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, अपना हेड होता है, ठीक है। फाइनल पॉइंट पे हमेशा क्या होता है, हेड होता है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आपके पास आपने ओ से ए पे जाना है, तो आपके पास डायरेक्शन क्या है, ये है, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ, सपोज करो एस वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ, आई एम डिनोटिंग इट बाय एस वेक्टर। अब बेटा अगर आपके पास ओ पॉइंट इधर है, ए पॉइंट इधर है, तो क्या मैम एस वेक्टर के ऊपर भी हम एरो उल्टा लगाएंगे? द आंसर इज नो, ठीक है, द आंसर इज नो। ये फर्क नहीं पड़ रहा आप सीधा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तिरछा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं कि इधर भी जा रहे हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ और बेटा, जैसे कि O टू B जाना था, O टू B जाना था, अब मेरे को रिप्रेजेंट करना है इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं OB के ऊपर ऐसी लाइन नहीं बनाऊंगी, ठीक है, OB के ऊपर ऐसी लाइन नहीं बनाऊंगी, दिस विल बी रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। हमको कैसे बनाना पड़ेगा इसको, OB वेक्टर, ठीक है। हमेशा एक एरो का साइन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या बता रही है कि हम O से लेके B की तरफ जा रहे हैं, O से लेके A की तरफ जा रहे हैं। इज इट क्लियर? Is it CC to everybody? This is a representation. Okay? अब अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या बताता है, लेंथ ऑफ द एरो के बारे में बताता है। लेंथ ऑफ द एरो क्या बताती है अपन को, मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये एक वेक्टर है जिसको हम ए बी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ये एक वेक्टर है जिसको मैं सी डी वेक्टर से डिनोट कर रही हूँ। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों वेक्टर्स में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, लिखो तो जरा चैट बॉक्स में, इन दोनों वेक्टर्स में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, लिखो चैट बॉक्स में फटाफट से, शाबाश। इन दोनों में से ग्रेटर मैग्नीट्यूड है ए बी का, क्यों, वाई मैम, बिकॉज यहां पर लेंथ ऑफ द एरो ज्यादा है। लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब मैग्नीट्यूड में क्या था, दो चीजें, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर को हम मॉड में डाल देते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, ये ऐसे जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है, बेटा इसकी लेंथ तो इतनी ही है ना, लेंथ थोड़ी नेगेटिव होती है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही आती है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। तो इसको हम क्या ले लेते हैं, मॉड में ले लेते हैं। यहां से आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर आपके पास कहीं भी ऐसा सिंबल मिल जाए कि वेक्टर क्वांटिटी को एक मॉड में डाल दिया गया हो, तो बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको इस ए बी का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि लेंथ ऑफ दिस एरो को ये रिप्रेजेंट करेगा। अब मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं वो अब मैं निकालना सिखाऊंगी, अभी मैं सिर्फ आज बेसिक से स्टार्ट हुई हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर टिल दिस पार्ट? चलें आगे, चलो। अब आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू कवर अ लॉट ऑफ टाइप्स, जिसमें से मेन जो रहती हैं आपकी एक दो टाइप्स ही रहती हैं जिसमें बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और जो थारली आपको सिलेबस में जरूरत पड़ती है वो वाले जो वेक्टर्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। चलिए, अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में बात करें, लेट अस अंडरस्टैंड सम स्पेशल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स नाउ। फर्स्ट अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर्स, एज द नेम इज सजेस्टिंग इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि दो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी तो हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे।
बोलो, तभी तो हम उसको इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो ना। इक्वल वेक्टर्स, वेक्टर्स में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, बराबर हो। कंसिडर करते हैं बेटा दो वेक्टर्स, ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, सेम है। देखो दोनों का हेड इस तरफ है, यानी कि डायरेक्शन दोनों की सेम है। अब दोनों की लेंथ ऑफ द एरो इक्वल बनाया है, जितना ये बनाया है उतना ये बनाया है यार, है ना, तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी डी वेक्टर, और अगर हम इनको नाम दे देते हैं बेटा पी और क्यू, तो हमारे पास पी वेक्टर क्यू वेक्टर के बराबर आ जाएगा। सो डेफिनेशन में क्या है, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम magnitude and same direction irrespective of their positions in the space is called as equal vector। अब irrespective of their position in space का क्या मतलब है मैम? अब मैंने ये दो वेक्टर्स यहाँ पे बनाए हैं, अगर मैं ये दो वेक्टर्स को इधर बना दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये इक्वल नहीं रहेंगे। स्पेस में मैं कहीं भी ले सकती हूँ, इधर 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 भी ले सकती हूँ। हर जगह पर अगर मैं इस वेक्टर्स को कहीं पर भी लेकर ये प्रूव कर दूं कि इन दोनों का लेंथ सेम है और इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स एज द नेम इज सजेस्टिंग, एक वेक्टर अगर इस साइड को जा रहा है, दूसरा वेक्टर उससे खफा होके ऑपोजिट साइड को जा रहा है। ठीक है, दूसरा वेक्टर उससे ऑपोजिट साइड को जा रहा है बिकॉज वो उससे लड़ पड़ा है। ठीक है, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। देखिए अगर हम यहाँ पे दो वेक्टर्स कंसिडर करें बेटा, ए बी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड यहाँ पर अब वापस देखो सी डी में, यहाँ पे अब डायरेक्शन देखो हेड की चेंज हो चुकी है, हेड की डायरेक्शन नीचे वाले में चेंज हो चुकी है। ठीक है, यानी कि अब टेल और हेड साथ में है, पहले क्या था, हेड और टेल साथ में थे। ठीक है, तो बेटा ऐसे वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर मेरे को रिप्रेजेंटेशन में लिखना है बेटा, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी डी वेक्टर नहीं लिखूंगी, क्या लिखूंगी, माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। ठीक है, माइनस ऑफ सी डी वेक्टर। ये चीज सबको समझ में आती है, ये नेगेटिव क्यों आया बेटा? जहां पर भी आपको फिजिक्स में कहीं पर भी डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस में या कहीं पर भी किसी ऐसा कंसेप्ट आता है जब आपको किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है और उसके आगे एक नेगेटिव का साइन आ जाता है, नेगेटिव का साइन हमेशा क्या बताता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एग्जाम्पल देके बोलूं, लेट अस सपोज ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, ये दोनों कैसे चार्जेस हुए, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्जेस लिए। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, गॉट इट। अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं तो बेटा R21 वेक्टर ले लूं। अब मैं क्या लिखूंगी, अब F21 और R21 की डायरेक्शन सेम है, तो बेटा मैं लिख सकती हूँ F21 इज पैरेलल टू R21, है ना, ये दोनों वेक्टर्स सेम दिशा में जा रहे हैं। देखो देखो F21 इस दिशा में जा रहा है। अब जो 11th के स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं उनको शायद ये डायग्राम क्लियरली समझ में ना आ रहा हो, बट इट इज जस्ट एन एग्जांपल टू टेल यू कि अगर कोई दो वेक्टर सेम दिशा में जा रहे हैं तो बेटा उनके आगे पॉजिटिव का साइन आता है, बट अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो उनका आगे नेगेटिव का साइन आता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा जी F12 की डायरेक्शन यहाँ है, R21 की डायरेक्शन इस साइड को है, R21 ऐसे जा रहा है ना, आगे की साइड में F12 ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव का साइन क्या सिंबलाइज करेगा कि ये दोनों क्या हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। इट विल बी सिंबलाइजिंग दैट दे आर व्हाट, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो एनी टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन आर कॉल्ड एज व्हाट, आर ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। अब ध्यान से सुनना, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड इक्वली होना चाहिए।
मैग्नीट्यूड इक्वल ही होना चाहिए, बट डायरेक्शन आपकी ऑपोजिट हो। यानी कि अगर मैं यहां पर बना देती हूं कुछ DF एंड CG ले लो, क्या ये ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या ये ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे? जल्दी से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, क्या ये ऑपोजिट वेक्टर्स होंगे, हाँ या ना? द आंसर इज नो। व्हाई नो मैम? बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां से काट रही हूं, इतना पोर्शन क्या है? एक्स्ट्रा है। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड कौन बताता था आपको? लेंथ ऑफ द एरो बताती थी मैग्नीट्यूड के बारे में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। अगर पूरे इंटायर फिजिक्स की बात करूं, ये वेक्टर तुम्हारी बहुत जान खाने वाला है अगर तुमको ये समझ में नहीं आएगा, है ना? बट अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। एक बात याद कर लो यूनिट वेक्टर के लिए, यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर हमेशा क्या बताता है? डायरेक्शन के बारे में बताता है। अब मुझे एक बात बताओ, आजकल तो बहुत गर्मी चल रही है, बताओ, अभी हम बाहर जाते हैं तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है? कि हम अपना सर ढक लें, है ना? यूजुअली जो बड़े लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यार सर से ना गर्मी चढ़ जाएगी, सिर से गर्मी चढ़ जाएगी, सिर को ढक कर जाओ, बाहर बहुत गर्मी है, राइट? यानी कि मैं सिंपली बोलूं कि अगर किसी दिशा में जाना है बाहर घूमने, तो हमको सिर पे क्या पहनाना है? कुछ ऐसा ढकना है। और मैं बोल सकती हूँ कि टोपी पहना लो, टोपी पहन के चले जाओ बाहर, तो आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी, राइट? कैन आई से लाइक दिस? सो जो यूनिट वेक्टर होता है ना बेटा, हमेशा एक चीज याद रखना, वेक्टर के पास वैसे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, बट ये यूनिट वेक्टर एक ऐसे टाइप का वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है? यूनिट, यानी कि 1। एंड इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन। तो ऐसी जगह जहां पर हमको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, तो हम किसका यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन। सो अ वेक्टर which is having a unit magnitude in a given direction is called as what? यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिखते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। यूनिट वेक्टर को अपन लिखते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड जैसे लिखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो अब ये डिफरेंट टाइप का वेक्टर है। यूजुअली अपन वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से, ऊपर एरो। यूनिट वेक्टर को क्या पहनानी है? टोपी। हमेशा याद रखना, यूनिट वेक्टर को क्या पहनानी है? टोपी। और इसको हम जब खोलते हैं तो बेटा ये किसके इक्वल आता है? वेक्टर एज इट इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। एंड यू नो वन थिंग व्हाट, कि ये वैल्यू तो क्या हो गई? 1 हो जाएगी। यूनिट मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू 1, तो वेक्टर को हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, याद रखना बेटा, हमेशा यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है? इस तरीके से। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ए ही आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा, नहीं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हमेशा एक चीज याद रखनी है, यूनिट वेक्टर में ऊपर वाला ये जो सिंबल है बेटा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है? टोपी जैसा सिंबल। तभी मैंने बोला था इसको हमेशा याद रखो, जो डायरेक्शन बताता है टोपी, जो डायरेक्शन बताता है टोपी, है ना, दैट इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। ठीक है, दैट इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के वेक्टर के बारे में, जीरो वेक्टर, शून्य वेक्टर। देखो, अब अगर तो कोई स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, अगर तो कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू अपने पास 0 आ गई, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 0 आ गई, तो हम उसको सिंपली 0 लिख सकते हैं, है ना।
बट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू 0 आ गई तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? 0 वेक्टर से डिनोट करेंगे। क्यों मैम, ऐसा क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास बेटा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, राइट? तो हम उसकी डायरेक्शन थोड़ी छीन सकते हैं। बट 0 वेक्टर हम उसको तब बोलते हैं जब उसके पास कोई मैग्नीट्यूड भी नहीं है और उसकी कोई स्पेसिफिक दिशा भी नहीं पता हमको। एग्जाम्पल सोच सकते हो, अगर कोई कार खड़ी है, स्टॉप है एक जगह पर, तो बेटा उसकी वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 0। डायरेक्शन उसका पता होगा हमको ना? डायरेक्शन के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे? द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ 0 वेक्टर। अब अगर कोई पार्टिकल है वो रेस्ट पे है, यानी कि उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी बेटा जी? आपके पास 0 वेक्टर के बराबर होगी। अब ये 0 क्या है? 0 इज द मैग्नीट्यूड पार्ट, 0 इज द मैग्नीट्यूड पार्ट एंड उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक ही नहीं है। देखो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और विच इज हैविंग नो स्पेसिफिक डायरेक्शन and which is having no specific direction is known as what? Is known as 0 vector or null vector। इसको हम बोलते हैं 0 vector और null vector, ठीक है? Like the velocity of the particle at rest and the position vector of the particle at the origin, ठीक है? These are two examples of the 0 vector। ध्यान दीजिएगा, 0 vector को कभी भी इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे, ऑलवेज 0 vector यानी कि ऊपर आ जाएगा एक वेक्टर का साइन। अगर ऐसे डिनोट करोगे तो ये क्या बन गया? बोलो, ऐसे डिनोट करोगे तो ये क्या बन गया? ये एक स्केलर क्वांटिटी बन गया, ठीक है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास ये एरो भी है, बट ये डायरेक्शन कौन सी साइड को है हमको नहीं पता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? 0 वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है? नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। नेक्स्ट आ जाइए रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स। देखो बेटा, यूनिट वेक्टर्स तो मैंने आपको बता दिया था, है ना? किसी वेक्टर के ऊपर अगर टोपी है तो दैट इज व्हाट? यूनिट वेक्टर। बट स्पेसिफिकली यूनिट वेक्टर्स में रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स किसको बोलते हैं? आओ समझो, ठीक है? हमको कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, एक्स वाई जेड एक्सिस। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगी आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा वो भी। 4:30 बजे आना नहीं भूलना। डेली आपको 4:30 मैम चैनल पे मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आपको क्लास 12th भी साथ साथ अपनी और डिटेल में पढ़नी है तो आप मेरी आरंभ बैच की क्लासेस में भी आ सकते हैं। वो क्लासेस 7 PM पर चलती हैं ऑन अड्डा स्कूल चैनल, ठीक है बेटा? देखो, कंसिडर अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस कंसिडर कर रहे हैं, लाइक एक्स वाई एंड जेड, इस तरीके से। अब आपको एक चीज पता है क्या मैम? क्या पता है मैम? सब पता है तुमको तो। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों परपेंडिकुलर। अभी रिसेंटली ऑन माय टेलीग्राम पोर्टल अ स्टूडेंट आस्क्ड सो क्यूट डाउट पता क्या था उसका? मैम, एक्स और वाई में तो हमको एंगल पता है 90 डिग्री होता है, पर मैम एक्स और जेड में भी एंगल क्या 90 डिग्री होता है? बताओ यार, ऐसा डाउट किस किस के मन में घूमता है यार? एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ये तीनों के तीनों क्या हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, यानी कि एक्स और वाई में भी 90 डिग्री का एंगल, वाई और जेड में भी 90 डिग्री का एंगल, एक्स और जेड में भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है बेटा? ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। अब रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? अब अगर मुझे एक्स दिशा में जाना है, सपोज करो मुझे एक्स दिशा में जाना है, अब डायरेक्शन को कौन बताता था? यूनिट वेक्टर बताता था, हाँ या ना? बोलो, डायरेक्शन को कौन बताता था? यूनिट वेक्टर बताता था। ये आपको चीज पता है। तो बेटा डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस में बताएगा उस यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और एक्स एक्सिस में वो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर को हम स्पेसिफिकली क्या लिखते हैं? आई कैप, ठीक है? उसको हम लिखते हैं आई कैप। सो आई कैप रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग व्हाट? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं बात करूं वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? जे कैप। सिमिलरली जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। अगर एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर हैं तो बेटा आई जे के जो इनके अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं, याद रखना, एक्स के अलोंग आई, वाई के अलोंग जे, जेड के अलोंग के, सब के ऊपर कैप,
टोपी पहनाना नहीं भूलना है, ठीक है। टोपी ही आपको बताती है क्या, डायरेक्शन। टोपी आपको बताती है क्या, डायरेक्शन। ओके, सो ये तीनों भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अब ये मत कंफ्यूज हो मैम ये क्या लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म होती है परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं, साथ में अगर एपोस्ट्रोफी AR लिखते हैं, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई है यहाँ पर, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, इसके ऑपोजिट बेटा एक्स एक्सिस नेगेटिव में भी होगी। वाई एक्सिस पॉजिटिव तो ये वाई एक्सिस नेगेटिव है, जेड एक्सिस पॉजिटिव तो जेड एक्सिस नेगेटिव में भी होगी। क्या उसके लॉन्ग भी आई जी के कैप होंगे, जी होंगे, बट विद अ नेगेटिव साइन। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोले इसके लॉन्ग जे कैप जा रहा है तो माइनस वाई एक्सिस के लॉन्ग बेटा माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस ऑफ आई कैप, और माइनस ऑफ जेड एक्सिस के लॉन्ग माइनस ऑफ के कैप, ठीक है, समझ आया। ठीक है, माइनस एक्सिस माइनस वाई एक्सिस माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग बेटा आई जे के कैप ही रहेगा बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, और सबके ऊपर टोपी पहनाना नहीं भूलना है। नेक्स्ट आ जाओ पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना चाहती हूं और मैंने उसका ओरिजिन लिया है यहाँ पर, तो तुम भी ये भी मैं रब कर दूंगी, ठीक है, अभी मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। अगर मैंने यहाँ पर ओरिजिन बनाया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है और ये एक्सिस ड्रॉ कर दी हैं, अब तुम्हारे कोई जरूरी थोड़ी है कि तुम भी अपनी कॉपी के सेंटर पर ये ड्रॉ करो और ओरिजिन वहां से स्टार्ट करो। तुमको कैसे पता मैंने ओरिजिन कितने डिस्टेंस पे स्टार्ट किया है, ओरिजिन कहीं भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे भी तो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकती हूँ, तो बेटा उसका ओरिजिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया, ओरिजिन यहाँ पे हो जाएगा। बताओ, जरूरी नहीं है ना कि ओरिजिन एक जगह पर फिक्स हो, तो ओरिजिन हम कहीं पर भी ले सकते हैं स्पेस में और वहां से हम एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ करके कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर मैं किसी पी पॉइंट पर बताना चाहती हूँ कि ये पी पॉइंट का आपके पास पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, वो हमको कौन बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है। दोबारा बता रही हूँ, ओरिजिन कहीं पर भी बना सकते हैं पूरे स्पेस में, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप हमेशा अपनी कॉपी की स्टार्टिंग में ही ओरिजिन को बनाएंगे और वहां से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, नहीं। ओरिजिन आप स्पेस में कहीं भी ले सकते हैं, उस ओरिजिन से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर सकते हैं एक्स वाई जेड। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई पॉइंट है बेटा, उसका मुझे पोजीशन बताना है। पोजीशन इंक्लूड्स बोथ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एज वेल एज द डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। हमें उस पॉइंट का पोजीशन बताना है, तो वो कौन सा वेक्टर बताता है, वो बताता है पोजीशन वेक्टर। कैसे बताता है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लियर दिस थिंग। चलिए देखिए, अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं स्पेस में जिसकी पोजीशन क्या है 2,3, बेटा 2 मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स एक्सिस का, 3 मतलब वाई एक्सिस का, ठीक है। यानी कि अगर हम एक्स वाई प्लेन में एक पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। तो अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही हूँ एक्स वाई, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, बेटा ये 1 2 ऑन द एक्स एक्सिस, 3 ऑन द वाई एक्सिस। यानी कि अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो बेटा एक्स एक्सिस पे 2, बाई एक्सिस पर 3, ये क्या है, कोई पॉइंट P, ठीक है, ये क्या है, कोई पॉइंट P। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन कैसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर के थ्रू बता सकते हैं। इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय P। अच्छा, अगर मैं तुमको इसके कोऑर्डिनेट पूछूं एक्स और वाई में,
बोलो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे एक्स और वाई में बेटा? 0 0 हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, हाँ या ना? जल्दी से बताएंगे। एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो पी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? अब पी वेक्टर को जब हमने लिखना है बेटा, इस पी वेक्टर में आपके पास अगर मैं पूछूं पॉइंट पी पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। एक्स एक्सिस वाली साइड अपन किसको टोपी पहना के भेजता ही? आई कैप को। वाई एक्सिस वाली साइड अपन किसको टोपी पहना के भेजता ही? जे कैप को। तो अपने पास पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? पी वेक्टर 2 आई कैप, 2 वॉज अलोंग एक्स, एक्स के अलोंग किसको टोपी पहनाना है? आई कैप को। तो 2 आई कैप प्लस ऑफ बेटा वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3। सो साथ में आप किसको टोपी पहनाएंगे? किसको टोपी पहनाएंगे? जे कैप को, ठीक है। सो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अगर मुझे ओरिजिन का विद रिस्पेक्ट टू देखना है तो बेटा ओरिजिन को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो? पॉइंट पी को हमने कैसे लिखा है? पॉइंट पी को हमने कैसे लिखा है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ओ यानी कि ओरिजिन पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं? ओ 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 0 है ना। अब मुझे अगर ओपी वेक्टर निकालना है या पी वेक्टर निकालना है, ओपी वेक्टर निकालना है या फिर सिंपली पी वेक्टर निकालना है, यहाँ पे डिनोशन किससे करी गई है? पी वेक्टर से डिनोट किया गया है। तो बेटा आपके पास ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा? यानी कि ये लेंथ कैसे निकालोगे? दिस माइनस ऑफ दिस, यानी कि पी वेक्टर माइनस ऑफ 0 वेक्टर। अब पी की वैल्यू कितनी है ये, 0 की वैल्यू कितनी है ये, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा ये। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? ये है पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आ रहा है? बताइए पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर बेटा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बताते हैं हम, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि आपके पास ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है, आपने जाना ए से बी पॉइंट पर, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,5, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको 4,6। आप बताइए कि इसकी लेट अस डिनोट द वेक्टर फ्रॉम ए टू बी एज पी वेक्टर। तो आप पी वेक्टर बताओ कि कितना आ रहा है, कैसे लिखोगे बेटा? इसको हम कैसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन? हाउ कैन आई राइट दिस? ये आपको किसके विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है? ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू दे रखा है। अगर ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ नहीं कर रखा, सिंपल वैल्यूज दे रखी है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाउ कैन आई राइट दिस? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, है ना। एक्स और वाई एक्सिस में वैल्यू दे रखी है। सिमिलरली इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, है ना। अब फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियल पॉइंट ये है बेटा, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आई कैप आएगा, गलती से जे लिख दिया है। इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 4 माइनस ऑफ 3 आई कैप प्लस ऑफ इसका जे कैप का कंपोनेंट कितना 6 माइनस ऑफ इसका जे कैप का कंपोनेंट। देखो ना, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। आप ये वेक्टर कैसे निकाल सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में आई की वैल्यू कितनी है बेटा जी? 4। इनिशियल में आई की वैल्यू कितनी थी? 3। फाइनल में जे की वैल्यू कितनी थी? 6। इनिशियल में जे की वैल्यू कितनी थी? 5। माइनस करो, कितना आ जाएगा बोलो? पी वेक्टर 4 माइनस 3 यानी कि 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट? पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास 3 टाइप के वेक्टर्स। बेटा मैं यहाँ पे एक ही पेज पे ये क्यों लेकर आई हूँ, एक ही स्लाइड पे ये क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन 3 टाइप के वेक्टर्स के बारे में। तो आई थॉट कि एक ही स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको डिफरेंस भी क्लियर हो जाए तीनों में क्या है, ठीक है। पहला है अपने पास कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या है? देखो, लेट मी टेल यू व्हाट डज कोप्लेनर मीन्स। बेटा लेट इट बी अ प्लेन, है ना। ये क्या है? एक प्लेन है। अब इस प्लेन में जितने भी वेक्टर्स हैं, ऐसा लगा लो ये वेक्टर है,
बेटा ये एक प्लेन में पड़े हैं तो इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर। ऐसे वेक्टर्स जो एक प्लेन में हो, अब ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, 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 किस भी तरीके से हो सकता है, बट ये दो वेक्टर्स हमेशा इस प्लेन में ही हैं। तो बेटा इनको हम बोलते हैं कोप्लेनर, जो सेम प्लेन शेयर करते हैं, जो सेम प्लेन शेयर करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से एक प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ इसके बीच में मैंने कोई ये वेक्टर्स दिखाए, ठीक है बेटा, ये तीन एक प्लेन में है, ये किसी और प्लेन में है, तो ये तीन क्या हो गए? कोप्लेनर। समझ आया? ये तीन क्या हो गए? कोप्लेनर। इस प्लेन ऑफ बोर्ड में अगर मैं कुछ लिख रही हूं, इस प्लेन ऑफ बोर्ड में अगर मैं कुछ लिख रही हूं, तो बेटा जितनी भी चीजें मैं लिख रही हूं वो सेम प्लेन में है, ठीक है, वो सेम प्लेन में है। और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बोलो? और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बोलो? इफ दिस इज अ फोन, है ना, यहां पर एक वेक्टर डाला, इधर साथ में एक और वेक्टर डाला, ये फोन के प्लेन में है। समझ में आया? समझ में आया? बोलो 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 बोलो। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? एक प्लेन में जो वेक्टर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? कोप्लेनर। ओके, नेक्स्ट आता है कोलिनियर। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन। जो वेक्टर्स एक लाइन में आते हैं, जो वेक्टर्स एक लाइन में आते हैं उनको हम बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिनका सपोर्ट सेम है, ठीक है, जो एक लाइन में आते हैं लीनियरली, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर। फिर आते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? जो वेक्टर्स किसी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो या किसी सेम पॉइंट पर आकर एंड हो, या फिर सारे के सारे वेक्टर्स की हेड वहां से निकल रहा है, या फिर सारे के सारे वेक्टर्स का टेल एक पॉइंट से निकल रहा है। दिस इज द कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। हम इन वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है। वी विल टर्म इट एज व्हाट? वी विल राइट इट एज व्हाट? कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट समझ में आ गया? तीन कैटेगरी समझ में आ गई, कोप्लेनर, कोलिनियर एंड कॉन्करेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, एक था इक्वल वेक्टर्स, ये है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या चीज है जो समझने वाली है? अभी जैसे जैसे आगे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे, मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट करवाऊंगी, क्रॉस प्रोडक्ट कराऊंगी, तो उसकी कंडीशंस भी कराऊंगी पैरेलल वेक्टर्स के लिए क्या होती है। अभी मैं सिर्फ बेसिक कंडीशन आपको बता रही हूँ पैरेलल वेक्टर्स की, ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स में दोनों की एक तो सेम दिशा होनी चाहिए, दो वेक्टर्स जिनकी सेम दिशा है, और वन वेक्टर इज अ स्केलर पॉजिटिव नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ अनदर। यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, वो तो इक्वल वेक्टर्स में होता था। पैरेलल वेक्टर्स में क्या है कि ये दोनों सेम दिशा में जाने चाहिए, और जो दूसरा मल्टीपल है ना, वो इसका कुछ पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए। बेटा पॉजिटिव मल्टीपल मतलब, पॉजिटिव मतलब अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नेगेटिव होगा तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा ना। यानी कि अगर मैं सिंपली बोलूं, यहां पर देखो बी वेक्टर ज्यादा बड़ा है, ए वेक्टर से साफ साफ देखने को समझ में आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? बी वेक्टर इज सम के टाइम्स ऑफ ए वेक्टर वेयर के इज व्हाट? अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपके पास k की वैल्यू 1 हो जाए तो आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर क्या बन जाते हैं? इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। इन दैट केस बेटा अगर आपके पास k की वैल्यू 1 आ जाए ना, यानी कि जितना a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उतना ही b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। अदरवाइज दे आर टर्म्ड एज व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। बताओ यहां तक समझ में आ गया? चलो अब देखो, हम किसी वेक्टर को ij के कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं? बोलो, अगर मैंने a वेक्टर को लिखना है, अभी मैंने पोजीशन वेक्टर लिखाया था ना बेटा, देखो अभी मैंने p वेक्टर के लिए अगर 2,3 पॉइंट दिया था, तो इसके लिए मैंने वेक्टर लिखा था क्या? 2i कैप प्लस 3j कैप। सिमिलरली बेटा अगर मैं a वेक्टर के लिए डिनोट कर रही हूं a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप। सिमिलरली b वेक्टर के लिए डिनोट कर रही हूं
A2 A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिनोट किया। बेटा दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको दो वेक्टर्स पैरेलल दिए हैं तो वो हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। कौन सी कंडीशन? दैट इज ए वेक्टर का जो आई कैप का कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का जो आई कैप का कंपोनेंट है वो किसके बराबर होगा? जे कैप के कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जे कैप के कंपोनेंट के इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर होगा? सी कैप के कंपोनेंट के कैप के कंपोनेंट डिवाइडेड बाय दूसरे वाले वेक्टर के के कैप के कंपोनेंट के बराबर, यानी कि इनके रेशो के बराबर होगा। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन भी कराऊंगी तब ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। बेटा अगर आपके पास ये कंडीशन किसी भी दो वेक्टर्स में फॉलो अप हो जाए तो उन दोनों वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? उन दोनों वेक्टर्स को हम बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, दे आर डिनोटेड एज व्हाट? पैरेलल वेक्टर्स। इज इट क्लियर? देखो एक एग्जांपल करते हैं। आपके पास दे रखा है क्या? आपके पास दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, यानी कि 2 1 3। बी की वैल्यू दे रखी है 4i कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस 6k कैप। आपको बोला गया है कि अगर ए और बी पैरेलल हैं देन आप फाइंड करें वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ अल्फा। बेटा पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या होती है? a1 by a2 should be equals to b1 by b2 should be equals to c1 by c2। अब a1 by a2 देखो, इसका a1 की कितनी वैल्यू बेटा 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू अल्फा, c1 की वैल्यू 3, c2 की वैल्यू 6। राइट, इसको काट डालो, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, यानी कि आपके पास 1 by 2 किसके बराबर आ गया? 1 by अल्फा के बराबर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इज इक्वल्स टू 2। दिस इज व्हाट? आंसर। क्या यही आ रहा है सबका आंसर? एवरीबडी राइट इन द चैट बॉक्स, क्या सबका आंसर यही आ रहा है? अल्फा इज इक्वल्स टू 2। देखो अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स पैरेलल ना होते तो आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते थे। अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तभी आप इनके कोफिशिएंट में कंडीशन लगा सकते हो, दैट a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2। वहां से आप कोई भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा जी एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स में फर्क क्या होता है ना? जैसे एंटी पैरेलल वेक्टर्स में क्या फर्क होता है कि इनकी डायरेक्शन क्या रहती है? ऑपोजिट। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हों। ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स में फर्क है। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? आपके पास जो दोनों सेम ही दिशा में जा रहे हैं वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। सिमिलरली एंटी पैरेलल जो ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं वो बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर इसके केस में बेटा k इज इक्वल्स टू -1 डाल दें, यहाँ पर k की वैल्यू -1 डाल दें, तो वहां पे हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? बराबर, यानी कि हमको इक्वल लेंथ ऑफ एरोज दिखानी पड़ेंगी। बट डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी? डायरेक्शन अभी भी ऑपोजिट रहेगी। डायरेक्शन अभी भी क्या रहेगी? डायरेक्शन अभी भी ऑपोजिट रहेगी। सो वन वेक्टर इज द स्केलर नॉन जीरो नेगेटिव मल्टीपल। उसमें क्या था? पैरेलल के केस में क्या था? पॉजिटिव मल्टीपल। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। नेक्स्ट हम लास्ट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहती हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक। प्लीज बेटा एक अलग से नोटबुक जरूर बना लेना। ऐसा मत करना कि नोट्स रेंडमली अपने इधर उधर पेजेस में कवर अप कर रहे हो, बिकॉज रेगुलर जब सेशंस चलते हैं तो आप एक फ्लो में नोट्स बनाते रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा रेंडमली एक लेक्चर का नोट बनाया दूसरे का नहीं बनाया तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या बोले हैं? ऑन रोटेटिंग 2π वेक्टर डज नॉट चेंज। यानी कि अगर कोई वेक्टर ऐसे लिया था, देखो अगर मैंने कोई वेक्टर इस दिशा में लिया था बेटा, ये जो निब है पेन की ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हेड। ये मोटा वाला पार्ट इसका क्या डिनोट कर रहा है? टेल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने कोई वेक्टर यहां से शुरू किया था बेटा, मैं इसको घुमा के कितना 2π कितना है? देखो तो गोला तो बना है पर बुरा बना है, बट स्टिल बना तो है। देखो दोबारा से बताती हूँ, अगर कोई वेक्टर ऐसे था, उसको मैंने 2π का रोटेशन दिया। 2π मतलब
360, तो बेटा वो सेम दिशा में वापस आ जाएगा। ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर चेंज नहीं होता, ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर चेंज नहीं होता, जहां से शुरू हुआ घूम के वापस वहीं पर आ गया, तो 2 पाई के रोटेशन में वेक्टर चेंज नहीं होता। अब वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, रेजोल्यूशन में बहुत काम आएगी, आगे वेक्टर के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें भी बहुत काम आएगी। अ वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, इसका मतलब क्या है, अगर मैंने ए बी वेक्टर को बनाया है इस दिशा में, देखो ध्यान से, अगर मैंने ए बी को इस दिशा में बनाया है, इसकी लेंथ मैंने कुछ लिया है 5 यूनिट्स। अब बेटा मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकती हूँ, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड, यानी कि मैं इसको यहां पर भी बना सकती हूँ, दिशा चेंज नहीं करी, लेंथ चेंज नहीं करी, दिशा चेंज नहीं करी, लेंथ चेंज नहीं करी, दिशा चेंज नहीं करी, लेंथ चेंज नहीं करी, ये क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को, मेक श्योर दैट यू हैव लाइक द सेशन, दिस इज द ओनली थिंग जिससे पता चलेगा कि आपको कितना मजा आया है आज के लेक्चर में, एंड उसके हिसाब से बेटा फिर आई बी प्लानिंग द फर्दर सेशंस फॉर यू, ठीक है। सो अपना कमेंट सेक्शन में प्यार देना मत भूला करो और लाइक करना मत भूला करो, दिस इज द ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू माय पीके आर्मी, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, smaller of the two angles between the vectors when they are joined tail to tail। इसका मतलब क्या हुआ मैम, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, पूंछ से पूंछ मिला, टेल से टेल मिलाओ, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में ये बनेगा एक बड़ा एंगल, ये बनेगा छोटा एंगल। आपने हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में कौन सा एंगल लेना है बेटा, छोटे वाला। आपने हमेशा कौन सा एंगल कंसिडर करना है, ये वाला। हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में जब आपने एंगल देखना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल है, तो आप हमेशा कौन सा वाला एंगल कंसिडर करेंगे, ये छोटे वाला एंगल कंसिडर करेंगे, बड़े वाला एंगल नहीं लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक है। एंड एंगल कैसे लेंगे बेटा जी, हमेशा जी टेल टू टेल लेंगे, टेल टू टेल लेंगे। अगर मैं तुमको बोलूं कि आपके पास ये दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, तो कोई तो बोल सकता है 90 डिग्री, कोई तो बोल सकता है 270 डिग्री। अब दोनों तो नहीं अलाउड ना, कौन से वाला अलाउड होगा, द स्मॉलर वन, ठीक है, द स्मॉलर वन, द स्मॉलर वन। ऑलवेज टू वेक्टर्स के बीच में जो एंगल लेना है वो कौन से वाला लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। कौन से वाला लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। तो बेटा एंगल की कंडीशन हमेशा याद रखनी है, एंगल हमेशा कहां से कहां पे तक हो सकता है, इट कैन ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 180, ठीक है, एंड इट कैन बी 0 एंड इट कैन बी 180, ठीक है। 0 भी हो सकता है, 0 कौन सा केस होगा, जब पैरेलल वेक्टर्स जा रहे हैं, जब एंटी पैरेलल है तो 180 होगा, अदरवाइज हमेशा 0 से लेके 180 के बीच में आपके पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल रहेगा। चलिए, नाउ टाइम फॉर द होमवर्क क्वेश्चन, 2 होमवर्क क्वेश्चंस फॉर यू, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो और जितने भी इन फ्यूचर इस क्लास को देखने वाले हैं वो हमेशा मेक श्योर करेंगे कि आपको एट लास्ट जो भी होमवर्क दिया जा रहा है आप कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप करें इनके आंसर्स को, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और ये आपके पास दूसरा बेटा पैरेलल वेक्टर्स के रिलेटेड मैंने एक वही अल्फा फाइंडिंग का क्वेश्चन दिया है, इसका भी आंसर आप टाइप करके चैट बॉक्स में जरूर से बताएं कि व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस। नाउ अभी तक जिसने अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया वो लाइक एंड शेयर कर दें, और दूसरा बेटा हमारा वन शॉट सीरीज भी साथ साथ चल रहा है, एंड अगर अभी तक आपने ये वन शॉट नहीं देखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस चैप्टर का, जिसमें कि इलेक्ट्रोस्टैट में बेटा 4 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट कवर अप करवा दिया है, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मेक श्योर दैट आप इस चीज को देख लें, इसका पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और इस क्लास का भी पीडीएफ आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ठीक है। और कहीं नहीं मिलेगा बेटा पीडीएफ, यहीं पर मिलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं पिन करवा दूंगी पीडीएफ आफ्टर द क्लास विल बी
ओवर, सो यू विल बी गेटिंग योर नोट्स देयर. बट आई मस्ट से कि नोट्स हमेशा आपको अपने हाथ से ही बनाने चाहिए. आपको नोट्स प्रोवाइड कर भी दिए जाएंगे, फिर भी आप एक चीज़ हमेशा फॉलो अप करो कि अगर तो आपको ऐसा लगता है कि मैम पढ़ा रही है तो उस टाइम पे हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा से देखो वीडियो को, फास्ट फॉरवर्ड में देख लो जाएं और साथ साथ नोट्स कंप्लीट करते जाओ. बट नोट्स आपको खुद बनाने हैं हैंड रिटन. ठीक है. सो my whole team is working for all of you and I'm hoping that कि आप बहुत ही शिद्दत से तैयारी करेंगे और टूटेंगे नहीं. यार एक ऐसा दिन आएगा, कभी कभी होता है कि किसी किसी दिन ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा यार, बस अब बहुत हो गया, हमने इतनी मेहनत करी, कुछ हुआ नहीं तो अब क्या होगा. बेटा मतलब एक चीज़ याद रखना, दोबारा से सवेरा होगा, दोबारा से सूरज आएगा, दोबारा से सनराइज होगा, उस दिन फिर से सनसेट होगा, अगले दिन फिर से सनराइज होगा. तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है. अगर आपने खुद से उम्मीद छोड़ दी ना यार, तो दूसरे लोग तो आप पर वैसे ही उम्मीद हारे बैठे हैं, है ना. तो खुद पर विश्वास रखना है और चलते रहना है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास का होमवर्क जरूर से कमेंट सेक्शन में टाइप करें, लाइक एंड शेयर कर दीजिए वीडियो को. और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. जो भी नए यूजर्स हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.